जी, क्या सीए फर्म में कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं? सीए फर्म पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं करता। सीए फर्म एक बंदा भी बना सकता है, सैलरी पे भी होते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, सीए फर्म के ऊपर पार्टनरशिप का लॉ ही अप्लाई नहीं करता, वो आईकेएफ के बाय लॉज में रजिस्टर होते हैं। तो उसको अगर आप पार्टनरशिप के रूल से देखेंगे तो पहला रूल ही आउट हो जाएगा। एक बंदा पार्टनर नहीं बना, वो पार्टनरशिप नहीं बना सकता। अक्सर फर्म एक बंदे की हैं, तभी साथ एंड को लिखना पड़ता है कि जी आतिफ आब्दी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो होगा जी आतिफ आब्दी और उसके हमराही, आतिफ आब्दी और उसके रुख का। तो अगेन सीए फर्म पे खामखा अगर आप ये रूल्स लगाएंगे तो वो नहीं होगा। और अगेन ब्रेक ख़त्म हो चुकी है, हम चैप्टर 12 में एंटर हो रहे हैं क्योंकि वक्त कम है। इस कमरे में अगर किसी और क्लास का ना होता तो कोई मसला नहीं था। मसला ये है कि आप लोगों को तो मैं देर तक 15-20 मिनट ऊपर पढ़ा लेता, लेकिन अगले टीचर या अगले बच्चों को तंग करने वाली बात है। जी आपके पास बहुत ही रेलेवेंट सवाल है तो बताइए। ठीक है, बहुत ही पर्सनल सवाल था। चैप्टर नंबर 13। आप मुझे पर्सनल सवाल हमेशा मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आप सबके पास मौजूद है। पर्सनल छोड़ें, पार्टनरशिप के 200 सवाल भेज दें, कोई मसला नहीं है। इस वक्त टाइम सबका कीमती है, ठीक है। तो मैं किसी को जवाब देने में इनकार नहीं कर रहा, मैं रुक रुक के सवाल पूछता हूँ। लेकिन जब आप बहुत दूर चले जाते हैं तो फिर मैं कहता हूँ यार को खुदा का खौफ करें। अभी पिछला सेशन तबाह कर दिया आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैंने बीच में एक आध सवाल पूछा था, आपने सिर्फ पार्टनरशिप की टाइप पे 13 सवाल पूछ लिए। रेगुलर क्लास में भी इतने नहीं होते। तो मुझे जवाब देने में बड़ी खुशी महसूस होती है, लेकिन उसका फिर नुकसान ये है कि फिर अब आगे 12 और 13 चैप्टर, इन दोनों को हमें जो है ना अब 40 मिनट में से निपटाना है, वो फिर ज़्यादती हो जाती है, ठीक है। तो आप ईमेल हमेशा कर सकते हैं, आसान सी ईमेल atifabdi@gmail, मतलब और इससे ज़्यादा और क्या आसान हो। कोई 34, 89, 75, 75,013 ऐसा कोई वो नहीं है, कोई स्पेशल सिंबल नहीं है। atifabdi@gmail.com। हम पुराने लोग हैं ना, हमारे ज़माने में आराम से मिल जाते थे ईमेल एड्रेस नहीं, ये मैंने 3 साल पहले ही बनाया है। जनरल रूल्स, ये जो चैप्टर 12 और 13 है ना, इसमें ख़ास बात ये है कि सिर्फ थोड़े से स्कोप का फ़र्क है। चैप्टर 12 डील करता है पार्टनर्स की आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज़ को, और चैप्टर 13 डील करता है पार्टनर्स के थर्ड पार्टीज से जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनको। अब एक जुमला हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कुछ नहीं लिखा हो तो पार्टनरशिप के जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। इंटरेस्टिंगली हमारी किताब ने कहीं कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं दी उन जनरल प्रिंसिपल्स की, लेकिन आज मैं इस क्लास के वो उससे क्या कहते हैं, इसके हाँ तवस्सुत से, इस क्लास के तवस्सुत से जो है ना, वो मैं आप लोगों को वो जनरल प्रिंसिपल्स बता दूं। अगर वो जनरल प्रिंसिपल्स समझ आ गए तो चैप्टर 12 तकरीबन सारा और चैप्टर 13 तकरीबन आधा आपको समझ आ जाएगा। जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? जनरल प्रिंसिपल्स का या जनरल रूल्स का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा होगा तो वो फॉलो होगा, और जहां वो खामोश होगी वहाँ जनरल रूल्स ही हैं। तो ये वो रूल्स हैं जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करके बदले जा सकते हैं। और अगर कहीं पे पार्टनरशिप वालों ने कुछ नहीं तय किया तो कॉमन बातें क्या होंगी? सबसे पहले इक्वल शेयर्स, कुछ नहीं तय हुआ हुआ, पार्टनर्स 5 आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ तय करना भूल गए, वो हमेशा इक्वल शेयर होल्डर होंगे। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू शेयर ऑफ लॉस। जितना प्रॉफिट में शेयर है उतना ही लॉस में शेयर है। अगर कुछ नहीं तय किया हुआ, आपने कहा ये 25-25-25 के 4 पार्टनर हैं, तो मान लें कि ये प्रॉफिट के भी हैं और लॉस के भी हैं। इसका मतलब किसी को लॉस से निकालना होगा तो एग्रीमेंट में लिखना होगा। तो जब एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा होगा या इन चीज़ों के बारे में लिखना भूल जाएंगे तो कॉमन प्रिंसिपल है लोग बराबर शेयर होल्डर होते हैं। प्रॉफिट का शेयर होल्डर लॉस का भी उतने ही फीसद का शेयर होल्डर होता है। देन नो रेम्युनरेशन, तनख्वाह नहीं मिलेगी काम करने की। अब ये मत कहिएगा नहीं हमने सुना सर कुछ को तनख्वाह मिल जाती है। जनरल रूल, कुछ नहीं तय किया तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, अगर तय हो गया तो तनख्वाह मिलेगी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसने पैसे दिए हुए हैं उसको उस पैसे के ऊपर कोई सूद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे ऑलरेडी प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। तय कर लेंगे तो मिलेगा, नहीं तय किया तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% फॉर लोन या एडवांस,
एक पार्टनर ने पार्टनरशिप को एक्स्ट्रा पैसे दिए अपने कैपिटल से ओवर एंड अबव, और कुछ नहीं तय किया, कुछ नहीं तय किया तो 6% होगा। अगर तय कर लिया तो भले 0% तय करे, भले 200% तय करे। कुछ नहीं तय किया तो एक पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो पार्टनरशिप ने खुद ही से एक रेट बताया है, सालाना 6%। वो कहते हैं सालाना 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ेगा उस एडवांस पे जो पार्टनर के पैसे लिए जा रहे हैं। देन एनी एसेट परचेज्ड firm asset is firm's property। कोई भी एसेट जो फर्म के पैसों, फर्म के एसेट से लिया जाएगा वो फर्म का एसेट कहलाएगा, पार्टनरशिप का एसेट नहीं कहलाएगा। एनी एसेट परचेज विद पार्टनर्स एसेट, एसेट के बजाय कैश लिख लें ज्यादा बेहतर है, कैश इज पार्टनर्स प्रॉपर्टी। यही चार लोग हैं, कभी ये फर्म के लिए चीजें खरीद रहे हैं, कभी अपने लिए खरीद रहे हैं, कभी एक एसी खरीद रहे हैं कह रहे हैं फर्म के लिए खरीदा है, कभी एसी खरीद रहे हैं पता लगा अपने लिए खरीदा। कुछ नहीं तय किया, तो अगर पार्टनरशिप के पैसों से लिया है तो वो पार्टनरशिप के एसेट्स होंगे, और अगर अपने पैसों से लिए तो अपने एसेट्स होंगे। देन नो कंपीटिंग बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो कि हमारे बिजनेस से टकरा रहा है, हमारा मुकाबला करता हुआ बिजनेस कॉमनली अलाउड नहीं है। इजाजत दे दें तो अलाउड है, लेकिन कॉमनली हमसे मुकाबला करता हुआ बिजनेस नहीं कर सकता। पार्टनर कैन डू एनी अदर बिजनेस। पार्टनर कोई और बिजनेस करना चाहे तो कर सकता है, यानी कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के दौरान अगर चाहे तो वो कोई और काम धंधा करना चाहता है, पार्टनरशिप को कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर लिख दिया कि तुम कोई और काम नहीं करोगे तो फिर वो कोई और काम नहीं करेगा। फाइनली लॉस ड्यू टू नेग्लेक्ट इज टू बी बोर्न बाय ऑल पार्टनर्स। किसी एक बंदे से काम करते हुए कोताही हो गई और उसमें कोई नुकसान हो गया, वो नुकसान सारी फर्म बेयर करेगी। जान के किसी ने किया तो वो बेयर करेगा, फ्रॉड किया तो वो बेयर करेगा, लेकिन अनजाने में कोताही हो गई तो वो कोताही सारी फर्म बेयर करेगी। लेकिन क्योंकि जनरल रूल है, आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। हो सकता है आप तय कर दें कि जिस पार्टनर से भी गलती होगी, चाहे अनजाने में हुई होगी, वो बेयर करेगा उसका नुकसान। तो अगर वो तय कर लेंगे तो वैसे होगा, लेकिन कॉमन रूल क्या है, जब भी किसी से कोई नुकसान गलती से अनजाने में होगा तो जो भी नुकसान होगा वो फर्म का नुकसान है, और फर्म के सारे लोग अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में उसको भुगतेंगे। अगर एक पार्टनर की गफलत से भी नुकसान हुआ है, लेकिन अगर तय कर लिया कि गफलत वाला उसी के जिम्मे जाएगा तो फिर उसी के जिम्मे जाएगा। तो ये कुछ कॉमन रूल्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इम्प्लाइड होते हैं। बराबर शेयर होल्डर होते हैं अगर कुछ और तय ना हुआ हो। प्रॉफिट का हिस्सा जो होता है वही नॉर्मली लॉस का हिस्सा होता है, अनलेस के कुछ का तय हो। तनख्वाह नहीं तय हुई तो नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं तय हुआ हुआ तो नहीं मिलेगा, एडवांस पे कुछ नहीं तय हुआ हुआ तो 6% मिलेगा। एसेट्स फर्म के होंगे, उससे खरीदेंगे तो फर्म का एसेट होगा, बंदे के पैसों से खरीदी जाएगी तो उसके होंगे। नॉर्मली अगर तय कर दिया जाए कि पैसे फर्म के लेकिन मैं अपने लिए खरीद रहा हूं, या मैंने जो खरीदा है ये फर्म के लिए खरीदा है, तो वो एक एक्सेप्शन है। कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेंगे, कोई और बिजनेस करने की हमेशा आज़ादी होगी, और लॉस जो निगलेक्ट की वजह से होगा वो सब ने बॉर्न करना होगा। ये जनरल चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो जनरल नहीं है, जो पार्टनरशिप ने वाजिब करार देती हैं। फॉर एग्जांपल, हर पार्टनर फर्म के वसीदर मफाद में काम करेगा, तो ये तय नहीं कर सकते कि पार्टनर फर्म के खिलाफ जाएगा, फर्म से लड़ाई करेगा, फर्म को तकलीफ पहुंचाएगा। हम ये नहीं तय कर सकते कि एक पार्टनर जान के फ्रॉड करेगा। तो पार्टनर्स की जो कुछ कॉमन बातें हैं वो ज़रूरी हैं। पार्टनर ईमानदार होगा, बेईमानी नहीं करेगा, दूसरों को हमेशा उनसे बात पूछेगा, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल करेगा, कोई ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे पूरी पार्टनरशिप को कोई नुकसान हो या सारे के सारे बेचारे परेशानी में चले जाएं कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ है।
चैप्टर 12 तकरीबन 2 सफ़े तक, 2 सफ़े से मुराद मेरी किताब के 2 सफ़े तक, वो किताब में ये जो मोटे मोटे से फैक्टर्स हैं सिर्फ इन जनरल ड्यूटीज़ वगैरह की बात कर रहा होता है। चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब हमारे लिए आसान हो जाएंगे ये दोनों चैप्टर काफ़ी हद तक। अब सिर्फ इंग्लिश पढ़ते जाएंगे, बहुत ही जेनेरिक कॉमन सेंस वाली बातें हैं। पार्टनर्स के आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशंस है। ड्यूटी टू बी जस्ट, अब ये जनरल ड्यूटीज़ हैं, कुछ ऐसी जनरल ड्यूटीज़ हैं जो आप एग्रीमेंट से चेंज नहीं कर सकते, ये तो उन्होंने करना ही करना है। मसलन ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल। एक आइडियल पार्टनरशिप वो है जहां म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है, गुड फेथ में काम करेंगे, बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, हमेशा ईमानदार रहेंगे। आप एग्रीमेंट में नहीं लिख सकते कि हम में से कुछ पार्टनर्स पार्टनरशिप के साथ गद्दारी करेंगे। तो पार्टनरशिप के साथ आप हमेशा ईमानदार रहेंगे, हमेशा अपने को पार्टनर्स को अकाउंट्स दिखाएंगे, जो जो ट्रांजैक्शन आपने की है यू शुड ऑलवेज बी रेडी कि आप अकाउंटेबल हो, आप उन्हें दिखाएं कि ये मेरी ट्रांजैक्शन है, मेरी ट्रांजैक्शन है। आप हमेशा इंडेमनीफाई करेंगे कोई भी लॉस जो आपके फ्रॉड की वजह से हुआ है। जो फ्रॉड की वजह से नुकसान हुआ है वो हमेशा पार्टनर दूसरों को कंपनसेट करेगा, लेकिन जो ना चाहते हुए नेग्लेक्ट की वजह से हुआ वो सब बॉर्न करेंगे। बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म, आप हमेशा वसीदर मफाद में काम करेंगे और आप फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बाकी सारे पार्टनर्स को। तो ये वो कॉमन बातें हैं कि जब भी हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखने जाएं तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके क्या राइट्स होने चाहिए तो आप बड़े आराम से कहेंगे हाँ सर ये तो कम से कम बातें मेरा हक है, इस तरह से हो। देन हम कहते हैं कि कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट भी तय हो जाती है। ये जो हम जनरल ड्यूटीज़ की बात की है, अदर देन कंपल्सरी राइट्स एंड ड्यूटीज़, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म में बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज करना है तो ऑल ऑफ द पार्टनर्स मिलकर चेंज करेंगे। फिर एक रूल था एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को कारोबार करने से नहीं रोका जा सकता। उसकी एक एक्सेप्शन यहां पे है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड कि एक पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ फर्म विच ही इज अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर को आप कहें कि तुम हमारे अलावा कोई और काम नहीं करोगे एग्रीमेंट में, तो दिस इज पॉसिबल। कॉमन रूल क्या है, आप ऐसा नहीं कह सकते। देन राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन फर्म। इधर कॉमन रूल्स में एक बात हमने नहीं की, अगर कुछ आपस में तय नहीं किया तो जो पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। जैसी एक पार्टनरशिप की नेचर चेंज हो, बिजनेस चेंज हो, बंदे चेंज हो, कंपोजिशन चेंज हो, तो जो राइट्स पहले से चल रहे हैं वही राइट्स बाद में रहेंगे। एक फर्म में 4 पार्टनर थे बराबर के हिस्सेदार, एक 5वां पार्टनर आ गया, आपस में कुछ तय नहीं किया तो भी आपस में बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। जब एक बाहर से नया बंदा आ गया और 4 बंदे 25-25% के पार्टनर थे, जब नया बंदा आया है तो कॉमनली अब ये सब फिर से बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे। तो अगर कुछ ना तय हो तो सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं, और अगर तय कर लेंगे कि जो आने वाला है वो 25% का और हम 10, 11, 15 इस तरह से हैं तो वैसे हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन फॉलोइंग सिचुएशन। इन तीनों सिचुएशन में चेंज से पहले जो हो रहा था और जो चेंज के बाद हो रहा है बराबर ही होगा। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म में नया बंदा आ गया या पुराना बंदा छोड़ के जा रहा है। पुराना छोड़ के जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाए उसका हिस्सा कोई और कब्जा ले। अगर एक छोड़ के जा रहा है तो भी बाकी लोग बराबर उसका हिस्सा शेयर करेंगे। कोई नया आ रहा है तो सब लोग बराबर अपना हिस्सा लूज करेंगे नए बंदे के लिए। एक फर्म फिक्स टर्म के लिए बनी थी लेकिन अब उस टर्म के बाद भी चल रही है, तो भी इनके जो राइट्स पहले थे वही बाद में। एक फर्म कुछ काम कर रही थी और उसने कुछ नए काम शुरू कर दिए, तो भी जो पहले राइट्स थे वही राइट्स बाद में भी रहेंगे। यहां तक अगर कोई सवाल है तो बताएं, लेकिन काम का सवाल इस टॉपिक में से होना चाहिए। जी जो पहला पॉइंट है ना उस पे रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड, जी जी वो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो वो फिर भी उस तरह जी। अब अगेन रिटायरमेंट से क्या मुराद है, जब एक पार्टनर चला जाता है तो डेथ में भी एक पार्टनर चला जाएगा। अब पार्टनर के जाने पे क्या करना होता है, अपने असासों में से जो उसका हिस्सा होता है वो उसको देना होता है, और असासों में गुडविल भी काउंट हो रही होती है। उसको उसका हिस्सा दे दिया, अब वो चला गया। अब वो था 18% का शेयर होल्डर, चला गया, अब उसका 18% बाकियों के साथ कैसे होगा, उसी रेशो में होगा जो रेशो उनकी पहले से चल रही है। ओरिजिनल पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, एक नई पार्टनरशिप शुरू होगी। जब भी एक नया पार्टनर आता है, जब भी पुराना पार्टनर छोड़ के जाता है तो पुराना रूल खत्म हो जाता है, नया। अब अगेन पार्टनरशिप नई जरूरी है कि क्या कागज पे शुरू हो।
एक बंदा मर गया, सबने को हो बड़ा अफसोस हुआ, वो बंदा मर गया, चलो ठीक है उसके हिस्सा उसके घर वालों को दे देते हैं, घर वालों को हिस्सा दे दिया और बाकियों ने अपने आपस में काम शुरू कर दिया, तय ही नहीं किया कि अब नई रेशो क्या होगी। तो कॉमन रूल क्या होगा, इक्वल, या जो जिस तरह से पहले से चली आ रही है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो पार्टनरशिप की किस्म चेंज हो जाए, कंपोजिशन चेंज हो जाए या बिजनेस चेंज हो जाए, जो राइट्स पहले चले आ रहे थे वही बाद में, लेकिन एग्रीमेंट में कुछ और तय कर लें तो आपकी मर्जी है, कॉमन रूल है कि वो सेम रहेंगे। क्वालिफाइड ड्यूटीज पार्टनर्स की एग्रीमेंट से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर बंदा जितना मर्जी कैपिटल लेके आ रहा है उसका हक है कि वो बिजनेस को देखे और चीज़ों को आके चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है। ड्यूटी टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी है कि वो अपना काम ध्यान से करे। अगेन अगर आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि तुम ध्यान से नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान तुम बेयर करोगे, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं लिखा हुआ तो क्या कॉमन रूल है, नुकसान सब बेयर करेंगे, लेकिन जो विलफुल निगलेक्ट होगी, जान की होगी या फ्रॉड होगा वो भुगतेगा। राइट टू बी कंसल्टेड, हर बंदे का ये हक है कि उसको कंसल्ट किया जाए, जब भी कोई मामला हो उसे मशवरा लिया जाए, उसे मुशावरत की जाए, अनलेस कि आपने एग्रीमेंट में कह दिया फलाना बंदे से मशवरा कभी भी नहीं लेंगे। अलाउड है, आपका ये राइट खत्म किया जा सकता है एग्रीमेंट चेंज करके। राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म के रिकॉर्ड्स तक आपको एक्सेस होगी, जो पार्टनर है उसको फर्म के रिकॉर्ड की एक्सेस होगी। देन रेमुनरेशन, पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन बिजनेस, लेकिन सम टाइम रेमुनरेशन एक एक्टिव पार्टनर को दे दी जाती है एग्री करके, तो एग्री नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, नॉर्मली हर पार्टनर का राइट है कि शेयर प्रॉफिट इक्वल करे अनलेस डिफरेंट एग्री हुआ है। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट में इंप्लाई एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज ओनली, प्रॉफिट का जो एग्रीमेंट है उससे खुद ब खुद तस्वुर कर सकते हैं कि लॉस में भी बराबर ऐसा होगा अनलेस के कुछ को एग्जाम कर दिया और कुछ और तय कर लिया हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तब अलाउ होता है जब एग्री हुआ होता है, और अगर एग्री होगा तो मिलेगा और ये प्रॉफिट्स में से पहले निकलेगा, बाद में प्रॉफिट्स की तकसीम होगी। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर एक पार्टनर ने कोई पेमेंट या एडवांस कर दिया अपने कैपिटल से ओवर एंड अबव और कुछ नहीं तय हुआ तो उसका हक है कि उसको 6% पर एनम उसके ऊपर इंटरेस्ट मिले। राइट टू इंडेमनिटी, हर पार्टनर का राइट है कि जब उसको किसी वजह से कोई लायबिलिटी पे करनी पड़ जाए तो फिर बाद में फर्म वालों से कंपनसेशन मांगे कि भाई मेरे हिस्से के मुझे तो पैसे दो। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट, अगर जान के उसने निगलेक्ट किया है तो फिर वो फर्म को कंपनसेट करेगा जो उसकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ है। ये बड़े ही कॉमन से रूल्स हैं, बड़ी ही सीधी सी बातें हैं जो कि कॉमन सेंस वाली भी हैं कि ज़ाहिर इस तरह से होता होगा, लेकिन मैंने इसलिए आपको एक लिस्ट सी बता दी कि ये अगर चंद रूल्स आप जहन में रखेंगे तो उससे जो है ना फिर उसके बाद ये सारा समझना आसान हो जाएगा। पर्सनल प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, एसेट्स, नेम, कनेक्शन को यूज़ करते हुए कोई ज़ाती मुफाद कमा लिया, ज़ाती प्रॉफिट कमा लिए, तो फिर वो बाउंड है कि वो सबको वो प्रॉफिट वापस करे। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप के कनेक्शन है, वो एक कपड़े की दुकान पे खड़ा हुआ है, वो कपड़े वगैरह बेचते हैं और एक बंदे ने आके कहा कि जी ये जो ग्राहक था वो कपड़े देख रहा था तो इसने उसे जाके कहा कि जी इससे ज़्यादा अच्छे कपड़े मैं आपको एक और दुकान बताता हूँ, ये कार्ड ले जाएं, उस दुकान पे जाके मेरा नाम लीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा रेट मिल जाएगा। ग्राहक इस दुकान के नाम पे आया है, उसको कार्ड दे के अपनी किसी और दुकान पे भेज दी और वहाँ से पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया। या फॉर एग्जांपल किसी ने कोई डील वगैरह करवाई किसी की और उसके पैसे जेब में डाल लिए और किसी को कानो कान खबर ही नहीं होने दी। भाई प्रॉपर्टी डीलर था और एक दिन उसके फ़ोन पे कॉल आई, फ़ोन का नंबर वो जो फर्म ने लेके दिया हुआ था, फ़ोन पे कॉल आई कस्टमर की, उसने कहा जी मैंने फ़लाने इलाके में मुझे एक जगह चाहिए। वो गया वहाँ, उसको जगह दिलवाई, बार बार उससे कमीशन लिया और बाकी पार्टनर्स को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। तो इसने फर्म के कनेक्शंस, नंबर, सिस्टम इस्तेमाल करते हुए ज़ाती प्रॉफिट कमाया। जब पकड़ा जाएगा वो फर्म को उतने पैसे देने का पाबंद होगा कि जितना उसने उसमें प्रॉफिट कमाया होगा। कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता, फर्म में रहते हुए वो ऐसा काम नहीं करेगा जो उसी फर्म का बिजनेस है, अगर करेगा तो ये गद्दारी होगी और फिर वो उस कंपीटिंग बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो फर्म को देगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? क्या पार्टनरशिप्स की जनरल ड्यूटीज़, राइट्स और ये चीज़ें समझ आ रहे हैं? कुछ चीज़ें एग्रीमेंट से चेंज हो सकती हैं, कुछ नहीं चेंज हो सकती, और मैंने आपके सामने तकरीबन सारी बातें लिख दी कि ये वो वाली बातें हैं ज़्यादातर जो इस तरह से होती हैं, लेकिन अगर आप तय कर लें तो किसी और तरह से भी हो सकती हैं। आगे चलें, पार्टनरशिप के एसेट्स। अब पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉब्लम क्या है, 4 लोग हैं, वही चारों मिलके पार्टनर हैं,
उनमें से कोई एसेट उनके जाती हैं, कुछ एसेट फर्म के हैं। अब एक पार्टनर एक बाइक पे आ रहा है फर्म, अब पता नहीं बाइक फर्म की है या उसकी है। पार्टनर एक मेज़ कुर्सी पे बैठा है, पता नहीं वो उसकी है या फर्म की है। पार्टनरशिप ने एक एसी खरीदा, पता नहीं वो उसके घर के लिए खरीदा या पार्टनरशिप के लिए खरीदा। तो कन्फ्यूजन ये होती है कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप एसेट और क्या जो पार्टनरशिप के एसेट नहीं है। तो पार्टनरशिप के एसेट या पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कैसे कहेंगे? 4 चीज़ों को। इनिशियली वो सारे एसेट्स जो इनिशियली फर्म में लाए गए, जब फर्म बनी थी तो जो जो लोग जितने जितने लाख रुपए, जितने जितने प्लॉट, जो जो गाड़ी, जो जो एसेट शुरू में लेके आए वो फर्म के हैं। फिर जो उन आए हुए एसेट्स में इजाफा हुआ, एक बंदे ने कहा ये मेरा घर है, ये फर्म ले ले, और समझे 2 करोड़ का मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब वो जो घर फर्म को दे दिया गया, उस घर का किराया कैसे मिलेगा? फर्म को। तो उन एसेट्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी राइट है, वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। फिर वो तमाम एसेट जो फर्म ने अपने पैसों से खुद खरीदे या किसी ने फर्म के लिए खरीदे, ऑल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज बाय और फॉर द फर्म, या फर्म ने खरीदी या पार्टनर ने फॉर द फर्म खरीदी, और उन प्रॉपर्टियों पे कोई राइट से इंटरेस्ट जो डेवलप हो वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। और देन आखिरी चीज जो गुडविल है वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। तो किताब को लगा कि आपको गुडविल ही समझा दें कि गुडविल क्या होती है। गुडविल एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, मीनिंग एक वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट जिसकी क्वांटिफाइबल वैल्यू है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल गुडविल की होती है कि फर्म की बड़ी अच्छी रेपुटेशन होती है, इस रेपुटेशन की वजह से आप अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। तो गुडविल का फार्मूला भी दे दिया, वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल माइनस टोटल वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। याद करें वो जो 10 लाख की दुकान में सामान था और कितने की बेची थी? 1 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ की बेची। तो जो 1 करोड़ 40 लाख ऊपर लिया वो गुडविल का है। वैल्यू ऑफ द बिजनेस 1.5 करोड़ माइनस दिखने वाले आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितने? 10 लाख। तो 1.5 करोड़ माइनस 10 लाख 1 करोड़ 40 लाख बन गई आपकी गुडविल। यहाँ कुछ छोटी छोटी सी बातें उन्होंने की। अनलेस एनी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, एनी प्रॉपर्टी परचेज विद पार्टनरशिप मनी विदाउट अदर पार्टनर कॉन्सेंट विल बी डीम्ड टू बी, पार्टनरशिप के पैसों से जो खरीदा जाएगा जब तक कुछ और तय नहीं हुआ वो पार्टनरशिप के एसेट काउंट होंगे। ये हर पार्टनर की ड्यूटी है कि फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ फर्म के लिए इस्तेमाल करे, सिवाय कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और तय हुआ हो। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को लेके कोई कंफ्यूजन? जी, क्या पार्टनर पार्टनरशिप के एसेट्स में से अपने लिए कुछ खरीद सकता है? अगर वो बता के खरीदेगा, उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेगा, लोगों को बताएगा और कहेगा मैंने आपके पैसे वापस करने हैं, तो फिर वो उसका एसेट कहलाएगा। लेकिन उसने खामोशी से खरीद लिया एसेट, किसी को कुछ नहीं बताया, अचानक से मुद्दा सामने आया, तो कॉमन रूल क्या है? पार्टनरशिप के पैसों से खरीदी हुई चीज़ किसकी होगी? पार्टनर की, अनलेस कि एक बंदे ने खुद बताया हो। अब इसने चूंकि नहीं बताया तो ये फर्म की मानी जाएगी। लेकिन अगर इसने अपनी इंटेंशन शो कर दी, कोई एंट्री डाल के, कोई रिसीवेबल बुक करके, कोई लोगों को बता के, कोई उसने कह दिया है कि जी इस वक्त मेरे पास पैसे कम थे, मैंने फ़िलहाल तुम्हारे पैसे इस्तेमाल कर लिए तुम लोगों के, मैं महीने बाद दे दूंगा, मेरे से इतना इंटरेस्ट भी ले लेना। अगर इस तरह की कोई बात है जिससे साबित हो रहा है कि वो एसेट वो अपना काउंट करना चाह रहा है, अगर सब उस पर राज़ी हैं तो अलाउड है। जी, यहाँ कोई सवाल था? हो गया कवर? पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन। जब पार्टनर के थर्ड पार्टी से रिलेशन की बात करते हैं तो यहां हमें समझना होगा कि एक पार्टनर के किसी भी एक्शन पे फर्म कब लायबल होगी? कब लायबल होगी? पार्टनर के किस एक्शन पे फर्म लायबल होगी? पार्टनर जाके अपने एक दोस्त को मौका मारा, फर्म लायबल है। अपनी अथॉरिटी में रहते हुए फर्म ने उसे इजाज़त तो नहीं दी थी कि जाके अपने दोस्तों को मौका मारो। अब एक प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों की पर्सनल ज़िंदगी भी है और इनकी कारोबारी ज़िंदगी भी है। कब इनके एक्शन को इनका एक्शन कहा जाए और कब इनके एक्शन को फर्म का एक्शन कहा जाए? अब अगेन मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें हमारे पास एक फ्रंट ऑफिस में एक बंदा है, अगर आपका उसने एडमिशन किया तो वो एक्शन उसका एक्शन नहीं है, वो SBI का एक्शन है। उसने एक बागीचे में जाके आपका एडमिशन किया, एक बाग में आपको मिला और वहां आपका एडमिशन किया और आपसे पैसे ले लिए, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि कॉलेज तो अपने कॉलेज के प्रेमिसेस में डीलिंग करता है, तो जो कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकल के डीलिंग होगी कॉलेज तो उसको नहीं करेगा। चल अगली दफ़ा उसने कॉलेज की बिल्डिंग में बैठ के आपसे पैसे पकड़े और शादरा में इन्वेस्टमेंट कर दी आपकी 2 प्लॉटों में, क्या अब SBI लायबल होगा?
क्यों? अब तो बिल्डिंग में बैठ के किया उसने। हमारे बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक बंदा हमारा नाम लेके हमारे बिजनेस में रहते हुए हमारे नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो जिस तरह से होता है उस तरह की डीलिंग करे तो हम लायबल होंगे, लेकिन अगर वो अपने तौर पे कोई डीलिंग कर रहा है तो हम लायबल नहीं होंगे। तो फिर पार्टनर का भी यही चक्कर है कि पार्टनर कोई एक्शन फर्म के लिए करेगा, फर्म के नाम से करेगा, फर्म को लायबल कराने के लिए करेगा, या हालातों वाक़या से नज़र आ रहा होगा कि ये काम वो किस लिए कर रहा है, फर्म के लिए, तो फिर फर्म लायबल होगी। लेकिन वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई काम करेगा या बोलेगा ये मैं फ़र्म के लिए नहीं कर रहा, जैसे उसने एक एसी खरीदा और कहा ये फ़र्म के लिए नहीं खरीद रहा, तो वो उसका ज़ाती अमल काउंट होगा। ये बात याद रहेगी। तो थर्ड पर्सन के आगे फर्म तब लायबल होगी जब एक बंदे ने अपनी अथॉरिटी में रह के काम किया। जब उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल के काम किया तो फिर फर्म उसकी लायबल नहीं होगी। अब सवाल ये है कि किसी पार्टनर के फ्रॉड की वजह से क्या फर्म लायबल होगी? अगर उसने फ्रॉड किया अपने फर्म के बिजनेस में रहते हुए तो फर्म लायबल होगी। लायबल तो उस पार्टनर को होना चाहिए ना। दो स्टेप है। स्टेप 1, थर्ड पार्टी की नज़र में फर्म लायबल है। फर्म में 5 लोगों में से दे डोंट नो किसने फ्रॉड किया, उनको फर्म से पैसे चाहिए, फर्म ने धोखा दिया उन्हें, फर्म से आके पैसे रिकवर करके चले जाएंगे। अब फिर फर्म वाले जब आपस में बैठेंगे तो उस बंदे को, तो चैप्टर 13 बताएगा कि वो फर्म से पैसे लेगा और चैप्टर 12 बताता है कि फर्म वाले आपस में देखेंगे कि किसने फ्रॉड किया, वो उससे पैसे लेंगे। तो फर्ज करें वो जो 3% का नॉमिनल पार्टनर था फार्मेसी वाले बिजनेस में, 1 करोड़ का नुकसान हो गया किसी का, उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल है और फर्म सबको मानता है, वो सब जॉइंट एंड सेवरल है, वो उसी एक बंदे को पकड़ के उससे 1 करोड़ वसूल करके जा सकता है। चैप्टर 13 कहता है वो कर सकता है, कोई मसला नहीं। फिर चैप्टर 12 कहता है कि जब आपने किसी और के हिस्से के पैसे दिए हैं तो आप बाकी पार्टनर से कंट्रीब्यूशन मांग लो। तो इसने उनके पैसे दे दिए, अब ये बाकी पार्टनर से उनके हिस्से की कंट्रीब्यूशन लेगा। तो फॉर थर्ड पर्सन पूरी फर्म लायबल है, बिटवीन द फर्म जो गलत बंदा है वो लायबल है। बिटवीन द फर्म पार्टनरशिप की जो रेशियो है वो तय होगी, और आउटसाइड द फर्म ऑन फॉर थर्ड पार्टीज दे डोंट केयर कि तुम 2% के पार्टनर हो, 25% के हो या 50% के। एक भी बंदा मिल गया, उन्होंने सारी रिकवरी करके वो साइड पे हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। तो फर्म में किसी एक ने भी मिसअप्लाई किए फंड्स, किसी एक ने भी फ्रॉड किया, किसी एक ने भी गड़बड़ की, फर्म लायबल होगी थर्ड पर्सन्स को। उनको पैसे देने के बाद बिटवीन देम देखेंगे कि किसने फ्रॉड किया था किसने नहीं किया था, आपस की सेटलमेंट का बाहर वालों से कोई ताल्लुक नहीं। अब फर्म को अगर वो नोटिस भेजें कि तुम लोगों ने मेरा 1 करोड़ का नुकसान किया, तो फर्म ये नहीं कहेंगे जी बशीर को जाके पकड़ो उसने किया है, बशीर आपका पार्टनर है, वो बशीर को पकड़ें, शबीर को पकड़ें, शकील को पकड़ें, जिस मर्जी से पकड़ के वो नुकसान रिकवर कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो अब जब पार्टनर्स की थर्ड पर्सन से रिस्पॉन्सिबिलिटी या फर्म तब रिस्पॉन्सिबल होगी जब पार्टनर की अथॉरिटी है। तो मुझे याद करके बताएं कि आपने अथॉरिटी की कुछ किस्में पढ़ी हुई हैं? कौन कौन सी भला? आपने पढ़ा हुआ है कि अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, आपने पढ़ा हुआ है कि वो एम्प्लॉयड भी हो सकती है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि वो इमरजेंसी वाली भी हो सकती है, और आपने पढ़ा है कि वो ऑस्टेंसिबल या इस तरह वाली भी हो सकती है, ऑस्टेंसिबल या पेरेंट। ये ऑस्टेंसिबल या पेरेंट होती है एजेंसी बाय एस्टॉपल में या होल्डिंग आउट में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस से आउट हो गया है। तो फिलहाल मैं इसका तो जिक्र नहीं करूंगा। 3 केसेस में हम लायबल हो जाएंगे। अगर पार्टनर ने अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी में काम किया, अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में काम किया, या एमरजेंसी का वही रूल है जो एजेंसी में था। क्या रूल था भला? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक बंदा जो अक्लो शऊर रखने वाला अपने लिए करता, एमरजेंसी में अगर उसने अपनी फर्म के लिए वही किया तो वो जिम्मेदार नहीं है और फर्म उस चीज़ की जिम्मेदारी ले लेगी। याद है ये रूल? अब रहेगी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस अथॉरिटी, पार्टनर की एक्सप्रेस अथॉरिटी कैसे पता लगेगी? एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड। सबसे बेस्ट तो चीज़ पार्टनरशिप में एक्सप्रेस एग्रीमेंट जो उनका आपस में हुआ है वो हमेशा बताएगा कि भाई आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या जिम्मेदारी। तो अगर एक पार्टनर ने अपनी उस जिम्मेदारी में रहते हुए काम किया तो फर्म रिस्पॉन्सिबल, और अगर उसने अपनी जिम्मेदारी से बाहर निकल के काम किया तो फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन क्या थर्ड पर्सन को पता है कागज़ पे क्या लिखा है? अगर थर्ड पर्सन को पता है कागज़ पे ये लिखा है कि इस बंदे ने ये काम नहीं करना, अब थर्ड पर्सन डील करेगा तो वो भुगतेगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन को नहीं पता तो वो ही कैन एज्यूम कि इस बंदे के पास ये सारी जिम्मेदारियां होंगी। तो एक्सप्रेस
आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा, आप एग्रीमेंट में कोई भी प्लस माइनस कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी को अगर नॉलेज है तो फिर थर्ड पार्टी उस चीज़ के ऊपर जिम्मेदारी लेगी। अगली बात आ जाती है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड क्या होता है भला? जो एज्यूम की जा सकती है। एजेंट की इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, भाई इस तरह के नौकर को, इस तरह के बंदे को, इस तरह के बिजनेस में नॉर्मली क्या क्या इजाज़तें मिलती हैं वो उसके पास है। लेकिन ये नौकर थोड़ी है, पार्टनर तो मालिक भी है, एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, जॉइंट प्रोमिसर भी है। तो इसके पास क्या क्या इख्तियारात होंगे? इसके पास हर वो इख्तियार होंगे जो एक बिज़नेस चलाने वाले के पास होते हैं। लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, बिज़नेस चला सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं, तनख्वाहें दे सकते हैं, रसीदें दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, लीगल केसेस कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं। इनके पास हर चीज़ का इख्तियार है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है इनके पास इख्तियार क्या क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इनको कहीं रुकावट है। लॉ ने 8 पाबंदियाँ लगाई हैं इस चैप्टर में, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 ऐसी जगह हैं जो ये काम बगैर बाकियों की इजाज़त के नहीं कर सकते। इसका मतलब है वो बिज़नेस चलाने के लिए जो भी करें वो इनकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी काउंट हो जाएगी। लेकिन 8 ऐसे काम हैं जो नहीं काउंट होंगे। ये एक इमूवेबल एसेट खरीद नहीं सकते बगैर बाकियों से पूछे फर्म के लिए। ये कोई इमूवेबल एसेट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बगैर बाकियों से पूछे। ये लीगल केस जो चल रहा है उसे अदालत से वापस नहीं ले सकते बाकियों से पूछे बगैर। जो अदालत में लीगल केस चल रहा है उसमें कोई कंप्रोमाइज़, कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते बाकियों से पूछे बगैर। ये एक लीगल केस जो चल रहा है उसमें जाके ये नहीं कह सकते मैं वाकई मानता हूँ हम सारे फर्म वाले इतने करोड़ देने के लिए पाबंद हैं, एडमिट नहीं कर सकते कोई लायबिलिटी। चलते हुए लीगल केस को आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकते जब तक बाकी तैयार ना हो। फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम पे बगैर बाकियों से पूछे नहीं खुलवा सकते, और अपनी फर्म को किसी और फर्म में एग्रीमेंट में दाखिल नहीं कर सकते, किसी और फर्म के साथ पार्टनरशिप में नहीं ऐड करवा सकते। तो इसका मतलब ये है कि 8 काम वो नहीं करेंगे और इसके अलावा वो कोई भी काम कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से देखते हैं कि किताब हमें क्या बताना चाह रही है। क्या चीज़ किसमें? इसमें तो 100% ये सारे मानेंगे तो ये काम होगा, वरना नहीं होगा। ये सिंपल मेजोरिटी वाला चक्कर नहीं है यहाँ। Authority of partner, actual authority. The authority of each partner may be specified in the partnership agreement. Implied authority क्या है? Act of partner done by him as an agent of the firm in the course of business. याद है? As agent of firm, in course of business, in name of firm, या कोई भी और तरीका जिससे आप साबित कर रहे हैं कि आप फर्म को बाइंड करने लगे हैं। अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म इज नोन एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। हर पार्टनर अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में कुछ काम कर सकता है। किताब ने एक लिस्ट दी है, ये लिस्ट याद नहीं करनी कि क्या क्या कर सकता है। इसमें आप खुद से 15-20 बातें भी ऐड कर सकते हैं। हर मालिक बिजनेस में जो जो कर सकता है वो यहाँ लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग गुड्स हो सकता है, रिसीविंग पेमेंट्स हो सकता है, डेट्स कॉन्ट्रैक्ट करना हो सकता है, अकाउंट्स की सेटलमेंट, पेमेंट्स वगैरह हो सकता है, सर्वेंट्स एम्प्लॉइज अपॉइंट करना हो सकता है, चेक वगैरह देना लेना हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पास ज़मानत के तौर पर रखवाना हो सकता है, और फर्म के बिहाफ पे जाके लीगल केस लड़ना हो सकता है, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो ये कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या काम नहीं कर सकते। फॉलोइंग एक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर अनलेस के मार्केट की परंपरा हो, रिवाज हो कि वो काम बड़ा कॉमनली चलता है। आप फॉलोइंग काम नहीं कर सकते बाकियों से पूछे बगैर। आर्बिट्रेशन, फर्म का डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में लेके जा सकते हैं। आप फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम पे नहीं खुलवा सकते। कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये काम करना मना नहीं है, बगैर इजाज़त करना मना है। कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फर्म का लीगल केस चल रहा है, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते। आप केस विड्रॉ नहीं कर सकते। लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई हम इतने जिम्मेदार हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अपनी फर्म को किसी और पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। पता लगा एक और बड़ी पार्टनरशिप है, उसने आपको आके कहा हाँ भाई तुम लोग हमारे पार्टनर बनोगे, इसने कहा हाँ, इसकी बाकी दोस्त तैयार नहीं थे, इसने ओके कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक वो तैयार नहीं होंगे तब तक ये उस पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। अब याद रहे एक चीज़, एग्रीमेंट में प्लस माइनस की जा सकती है, लेकिन ये 8 बातें एग्रीमेंट में भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। आप एग्रीमेंट के तहत ये नहीं कह सकते हम नहीं मानते इस बात को। ये लॉ ने लिस्ट बताई है। थर्ड पर्सन ने एक बंदे से इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली, एक पार्टनर से इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली। थर्ड पर्सन को नहीं पता था इनका आपस में क्या तय हुआ हुआ है। क्या थर्ड पर्सन लायबल है? हाँ जी, लायबल है। क्यों? लॉ में लिखा हुआ है, उसे पता होना चाहिए था।
ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा, ये लॉ ने 8 बातें बताई हैं। इसका मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी में जो चीज़ें नहीं है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। थर्ड पर्सन को खुद ही पता होना चाहिए कि ये 8 बातें तो मैं एज्यूम करूँ कि ये पार्टनर की जिम्मे वो नहीं है अथॉरिटी। इन 8 बातों में से कोई भी बात करनी है तो सारे पार्टनर्स को सामने हाजिर करके सबसे एक्नॉलेजमेंट लेगा तो वो डील करेगा, वरना नहीं। लेकिन जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में नहीं लिखा और उसे नहीं पता, उसमें उसके जान बख्शी है। यहां इन 8 बातों में कोई कंफ्यूजन? पक्का? पार्टनरशिप डीड, नॉर्मली अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी अप्लाई करेगी, लेकिन ये इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट दैट पर्सन होगी जिसको नॉलेज है उस बात का। समटाइम आप रेटिफिकेशन भी कर लेते हैं। एक बंदे ने अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल के काम किया तो थर्ड पर्सन ने कहा हाँ भाई बताओ क्या इसको अथॉरिटी है। अगर बाकी पार्टनर्स आके कह दें कि हाँ भाई कल जो इसने ट्रांजैक्शन की थी हम इसे अथॉरिटी दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो काम अथॉरिटी में काउंट होगा। इसको हम रेटिफिकेशन कहते हैं कि बाद में किसी माजी के किसी एक्शन को कंफर्म कर दिया। जब एक पार्टनर एक्सीड करता है अपनी अथॉरिटी से तो अदर पार्टनर्स चाहें तो अप्रूव कर सकते हैं ऑथराइज एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। वो जिस दिन हुई है उसी दिन से वैलिड होगा, क्योंकि अब उन्होंने सारे डाउट खत्म कर दिए कि क्या अथॉरिटी थी या नहीं थी और क्या दूसरे बंदे को उस अथॉरिटी का पता था या नहीं पता था। जब सारे पार्टनर्स आके कह दिया हाँ जी इसके पास अथॉरिटी है, तो मान लें फिर उसके पास अथॉरिटी है। देन इमरजेंसी, वही बात आपने जो पीछे पड़ी हुई है, पार्टनर के हमेशा इमरजेंसी में टू डू ऑल सच एक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी केयर इन हिज ओन केस। फिर अगेन जब भी आपने फर्म को बाइंड करना है, कोई भी एक्ट डन या इंस्ट्रूमेंट आपने करना है, तो ये इरादा ये होना चाहिए कि आप फर्म के नाम से करें या क्लियरली सबको बताएं कि ये हरकत मैं किस लिए कर रहा हूँ, फर्म के लिए। तो फिर आपका एक्शन फर्म का एक्शन काउंट होगा, वरना आपका एक्शन फर्म का एक्शन काउंट नहीं होगा। ये बात कोई चौथी पांचवी दफा रिपीट की है लॉ ने। अगर एक पार्टनर एक चीज मान जाए, एडमिट कर ले, पार्टनर का एक जुमला क्या उसका जुमला है या फर्म का जुमला है? भाई हमारे फ्रंट ऑफिस में फर्ज कर हमारा एक पार्टनर बैठा हो, अब वो यहां मान ले कि आपको डिस्काउंट दे रहा है तो फिर फर्म मान रही है, लेकिन वो बागीचे में बैठ के अगर कहे तो नहीं है। या वो मान ले कि आपके पैसे हम शादरा में इन्वेस्ट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि फिर कोई भी एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन एक पार्टनर की वैलिड अगेंस्ट फर्म कब होगी? जब सच एडमिट करना या रिप्रेजेंटेशन रिलेट टू अफेयर्स ऑफ द फर्म एंड सच एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड इन द ऑर्डिनरी। हमारे अफेयर से रिलेटेड और हमारा बिजनेस जिस तरीके से चलता है अगर उस तरीके से हो तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, अगर वो उस तरीके से नहीं है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस दें तो उसको नोटिस देना क्या फर्म को नोटिस देना काउंट होगा? एक्टिव पार्टनर को नोटिस देना फर्म को काउंट होगा अगर आपने फर्म के बिजनेस के लिए उसे दिया है। एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस दें कि तुम्हारे एक पार्टनर ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, तो फिर ये फर्म को नोटिस काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर उसे नोटिस दें कि तुम लोगों के फर्म के बिजनेस ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, तो अगर एक नोटिस एक्टिव पार्टनर को दिया जाए, ये नोटिस जो है वो अफेयर्स ऑफ द फर्म से रिलेट करता हो, किसी साइलेंट या स्लीपिंग पार्टनर को ना दिया जाए, और अगर साबित हो जाए कि कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ इस सारे मामले में, तो एक बंदे को नोटिस देना, फर्म को नोटिस देना काउंट होगा। इन दोनों चैप्टर्स ने ना भरपूर कोशिश करके बस ये बताने की कोशिश करनी है कि कब एक बंदे का एक्शन उसका एक्शन है और कब वो फर्म का एक्शन है। निशानियाँ गिनती की 2-3 ही है। फर्म के बिजनेस से रिलेट करता हो, फर्म का जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जिस तरीके से हो रहा होता है उससे रिलेट करे, और अगर हो सके तो फर्म के नाम से या इस इरादे से कि जो साबित हो रहा हो कि हम फर्म के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो वो फर्म का एक्शन काउंट होगा, और अगर इस तरह की निशानियाँ पूरी नहीं होंगी तो उस बंदे का ज़ाती एक्शन कहलाएगा। फिर जिन चीज़ों पर हम थोड़ी देर पहले डिबेट कर रहे थे, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, पार्टनर एक्ट ऑफ फर्म की लायबल होगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल सो दैट क्रेडिटर मे कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर के वो सारा का सारा उनसे ले ले। फर्म की लायबिलिटी लॉन्गफोर्ड एक्ट ऑफ पार्टनर के लिए, अगर एक पार्टनर गलत हरकत करेगा तो भी फर्म लायबल होगी। अब आप कहेंगे नहीं सर वो तो आपने कहा था कि अगर वो फ्रॉड करेगा तो वो लायबल होगा, वो बात की बात है, सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? थर्ड पर्सन फर्म से पूछेगी, फिर बाद में फर्म वो जो पिछला चैप्टर था उसमें जाकर उस बंदे से कहेगी कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, अब तुम हमें कंपनसेट करो। तो फॉर थर्ड पर्सन फर्म लायबल है, बिटवीन द फर्म वो पार्टनर लायबल है। तो वो फर्म का अपना मसला है कि किस पार्टनर ने किसको धोखा दिया। थर्ड पर्सन ने कहा तुम्हारी पार्टनरशिप ने मुझे धोखा दिया। हमारे फ्रंट ऑफिसर ने अगर आपके साथ धोखा किया तो आप कहेंगे एसबीआई ने धोखा किया, आप हमसे कंपनसेशन मांगेंगे। बाद में हम अपने फ्रंट ऑफिसर से लड़ेंगे, ये तुमने क्या किया, ऐसे नहीं करना था, ये तो गलत था, तुमने ये इस तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो थर्ड पर्सन के लिए पहले फर्म लायबल होती है और फिर फर्म बाद में अपने उस रेलिवेंट पार्टनर को पकड़ती है।
बात समझ आ रही है? इसी तरह से अगर मिस एप्लीकेशन हुई है, फर्म के किसी पार्टनर ने पैसे पकड़ के उड़ा दिए, तो फर्म लायबल नहीं है, उस बंदे की लायबिलिटी है। लेकिन दो स्टेजेस क्या हैं? पहली स्टेज थर्ड पर्सन के लिए फर्म लायबल है। तो अगर पेपर में सवाल आया कि एक बंदे ने फंड्स खुरद कर दी और बेईमानी की और चालबाजी की, तो क्या फर्म लायबल होगी या नहीं होगी? तो इसका जवाब यस भी और नो भी है। यस, फर्म लायबल होगी थर्ड पर्सन को, नो फर्म लायबल नहीं होगी, वो पार्टनर लायबल होगा फर्म को। तो फॉर थर्ड पर्सन फर्म लायबल है, बिटवीन देम फर्म लायबल नहीं है, वो पर्सन लायबल है। ये याद रहेगा। चैप्टर 12-13 का सबसे बड़ा नुस्खा यही है कि ये समझ आ जाए कि बाहर वालों के लिए फर्म जिम्मेदार है और फर्म वालों में जिसने गड़बड़ की है वो जिम्मेदार है। यहां तक कोई जल्दी से अगर एक आध को एक सवाल पूछना है तो, अगर एक बंदा इतना बड़ा नुकसान कर दे जो फर्म पे ही ना कर सके, तो फिर क्या होगा? फर्म जॉइंट एंड सेवरल अनलिमिटेड लायबिलिटी रखती है। पहले फर्म के सारे असासे बेचेंगे, फिर उसके बाद तमाम जो लोग फर्म के पार्टनर हैं उनको अपने घर के असासे बेच के उस नुकसान को पूरा करना होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी बड़ी जालिम वैसी चीज़ होती है, तभी तो लोग कंपनियों की तरफ जाते हैं। ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट किताब में एक टॉपिक होता था, अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली चंद दिनों पहले ICAP ने उड़ा दिया है। और उसी के साथ आगे फिर जो है वो एक एस्टॉपल और होल्डिंग आउट का टॉपिक था। अगर आप किताब में जो पकड़ाएं तो, अगर ये लेटेस्ट एडिशन है तो किताब में एक पूरा वर्क आप फाड़ सकते हैं, पेज 43-44 दोनों अब सिलेबस से निकल गए हैं। ये वर्का हटा भी दिया जाए तो भी ज़िंदगी हमारी फिर भी काम की रहती है। ICAP ने रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जिद्दोजहद के बाद कुछ तो माइनस किया। मुझे अभी तक दुख है और मैं पेपर से पिछले हफ्ते तक भी उनसे लड़ता रहूँगा कि आपने जो है ना कंसोलिडेशन क्यों नहीं निकाला, वो जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन होल्डिंग आउट वाला टॉपिक जो मेरे पास पेज 43 पे आ रहा है और नीचे जो इसको मैं समझाने के लिए लंबा चौड़ा ट्यूटर नोट दिया होता था, वो सब खत्म हो गया। और अगले सफ़े पे इतना सा एक टॉपिक था ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, ये भी ख़त्म हो गया। तो 5 सफ़ों में से 2 सफ़े तो ICAP ने उड़ा दिए। तो रह गया आखिरी सफ़ा। आखिरी गुफ्तगू करते हैं, माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स। वक्त कम मुकाबला सख्त, इस चैप्टर का ICAP का सबसे फेवरेट टॉपिक माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स। रट्टा पूछना हो तो वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी की लिस्ट पूछ लेता है, और अगर लॉजिक या रट्टे की मिक्सिंग पूछनी हो तो ये बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। वक्त कम है मुकाबला सख्त है, जल्दी से इसे देख लेते हैं। समटाइम क्या होता है कि एक बंदे की डेथ हो जाती है और उसके बाद जब उसके घर वाले हिस्सा लेने आते हैं तो फर्म वाले उन्हें कहते हैं कि देखिए जी, इस बंदे का 2 करोड़ बीच में इन्वेस्ट हुआ है, इस वक्त फौरी तौर पे हमारे लिए निकाल के देना भी मुश्किल है। आप कहें तो इस बंदे का 20% शेयर था, ये एक्टिव पार्टनर भी था और मतलब इसने पैसे भी दिए हुए थे, तो इसके एसेट भी पड़े हुए हैं। एक तरीका ये है कि इसके एसेट आप हमारे पास रहने दें, हम 20 के बजाय 10% आपको देते रहेंगे। दूसरा तरीका, आप एसेट निकाल के ले जाएं। तीसरा तरीका, घर में से इसके किसी रिश्तेदार को हमारा पार्टनर बना दें। तो बेवा ने कहा हाँ ठीक है जी, ये मेरा बच्चा है, ऐसे पार्टनर बना लें। बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारी क्या एज है? उसने कहा 17 साल 3 महीने। गड़बड़ हो गई, माइनर है, पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप ने एक ऑप्शन दी है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आप एक माइनर को फिलहाल ऐड कर सकते हैं। वो पार्टनर नहीं कहलाएगा लेकिन वो एडमिट टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा। अब क्या होगा, जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता उस बच्चे को उतना ही शेयर मिलता रहेगा जितना उसके फादर को मिल रहा था जिसका शेयर उस तक पहुंचा है। जब ये बड़ा हो जाएगा उस वक्त इसको ऑप्शन दी जाएगी कि भाई अब तुम 18 साल के हो गए हो या मेजर हो गए हो, अब तुम डिसाइड करो क्या तुम फर्म के पार्टनर बनना चाहते हो या नहीं। अगर वो कह देता है हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो फिर जो पीछे जितने भी नुकसान हुए हैं वो भी उसके ज़िम्मे डाल देंगे। और अगर वो कहता है मैंने पार्टनर नहीं बनना, तो हम अभी तक सिर्फ उसको प्रॉफिट का हिस्सा देते रहे थे और जो नुकसान था हमने उसको शेयर नहीं किया था। इसका मतलब है जब एक माइनर को बेनिफिट्स में ऐड कर रहे हैं और माइनर आके डे टू डे अफेयर्स भी नहीं चला रहा, तो जो गलती बाकी पार्टनर्स की कोताही की वजह से हो रही है वो उसको शेयर नहीं करनी और वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता रहेगा। और जिस वक्त वो बड़ा हो जाए और कहे मैंने नहीं आगे चलना, तो फिर वो हमसे एसेट्स का हिस्सा भी ले जाके जा सकता है। लेकिन अगर वो कहे मैंने हिस्सेदार बनना है, तो फिर वो जो पीछे नुकसान हुए हैं वो भी उसे बेयर करने पड़ेंगे। ये उसने कब बताना है? जब वो 18 साल का हो जाए या उसको नॉलेज बाद में हो। समटाइम क्या होता है कि एक बंदे को, एक बच्चे के अकाउंट में मुख्तलिफ सोर्सेज से फादर ने सोर्स बनाए हुए हैं कि वहाँ पैसे आ रहे हैं, बच्चे को अपने 18 साल के होने के 6, 8, 10 महीने तक पता ही नहीं लगा। जब उसे पता लगा
तो उसको जिस वक्त पता लगे या उसको बता दें बाकी पार्टनर्स, उसको अब 6 महीने में डिसीजन लेना होगा। जिस दिन 18 साल का हो जाए उसके 6 महीने में डिसीजन लेना है, नहीं तो जब उसे पता लग जाए उसके 6 महीने में, विच एवर इज लेटर, 6 महीने में उसे डिसीजन लेना है। 6 महीने में वो दो काम कर सकता है, या वो कहते मैं पार्टनर बनने लगा हूँ या नहीं। अगर कहीं मैं नहीं बनने लगा तो ठीक है, उसको असासे दें। और अभी इस वक्त वो 19 साल के आसपास की एज हो गई है, कोई बात नहीं, हम अभी तक उसे माइनर काउंट करें और उसको सिर्फ प्रॉफिट्स के अच्छे शेयर दें, लॉसेस के शेयर ना दें, और उसको उसका खर्चा पानी और बाकी चीज़ें दे के रुखसत करें। लेकिन जब वो कहता है मैंने पार्टनर बनना है, तो फिर जो पीछे उस दौरान जब से वो एडमिट हुआ था तब से अब तक जो लॉसेस का शेयर उसे नहीं गया था वो भी उसे चार्ज करेंगे और अब उसे पार्टनर बना लेंगे। अगर वो खामोश भी रहे 6 महीने गुजरने तक तो भी समझा जाएगा वो पार्टनर है। उसे पता था या नहीं पता था, ये बात भी उसी को साबित करनी होगी कि उसे क्यों नहीं पता लगा बड़े होने के बाद भी। तो अगेन टॉपिक मज़े का था, इस पर टाइम ज़रूर लगाते, लेकिन हमारे पास उतना मार्जिन बचा नहीं था। तो एक माइनर को कभी भी सबकी रजामंदी से बेनिफिट्स में ऐड कर सकते हैं। वो पार्टनर नहीं बनता तो पार्टनर के राइट्स भी नहीं होते उसके पास, वो जाके बहुत ज़्यादा डिटेल से हिसाब किताब नहीं देख सकता, सामने सामने के अकाउंट्स देख सकता है, ज़्यादा मशवरे नहीं दे सकता, कंपनी की डे टू डे फर्म के अफेयर्स में नहीं आके बैठ सकता। लेकिन जिस दिन पार्टनर बन गया उस दिन ये सारे राइट्स उसे मिल जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर को सिर्फ बेनिफिट्स में आपने शामिल किया। अब ये टॉपिक जो है ना हमारे गैर ज़रूरी सवालों की वजह से थोड़ा दब गया और हमारे पास मार्जिन भी उतना नहीं था, कोई बात नहीं, खैर है। तो कल मिलते हैं अपने आखिरी लेक्चर के लिए। कल हमारे 2 चैप्टर्स टारगेट में हैं, एक चैप्टर 14 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एक चैप्टर नंबर 1। तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। चैप्टर 14 अक्सर लोगों को परेशान करता है जिनको उसकी समझ नहीं होती। अगर समझ लग जाए तो पहले सेशन के एंड पे जब आप उठेंगे तो तकरीबन आपको मैक्सिमम बातें उसकी जहन नशीन हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल।